हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम करेंगे कि नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है क्या, और साथ ही साथ इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि इनको मतलब अगर आपको क्वेश्चन कभी भी नेट ऑपरेटिंग इनकम से पूछा जाता है इस अप्रोच के ज़रिए, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे उन क्वेश्चंस को। क्या क्या चीज़ें हम इस चीज़ मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के अंदर, और ये थ्योरी है कैपिटल स्ट्रक्चर की। तो अगर आपको ये थ्योरेटिकली भी आती है तो आपने क्या क्या चीज़ें लिखनी है, सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ऑफ द थ्योरी ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपके सामने है कि नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है क्या। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस ऑफ द फर्म आर इररेलेवेंट। मतलब इसका क्या होता है, इसका मतलब आपके सामने लिखा है कि एनी चेंज इन द लीवरेज विल बी लीड नो एनी चेंज इन द टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म एंड द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। जितना मर्जी आप डेट का इस्तेमाल कर लीजिए, उसकी वजह से आपकी वैल्यू ऑफ फर्म में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ये अप्रोच ये कहती है, कहने का मतलब क्या है कि कैपिटल स्ट्रक्चर जितने भी मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर के जितने भी डिसीजंस, यानी जितना भी हम डेट यूज़ कर रहे हैं अपनी फर्म के अंदर, उस डेट की वजह से मेरी वैल्यू ऑफ फर्म में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। उस चीज़ को हम कहते हैं कि ये थ्योरी इररेलेवेंट है कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस के रिगार्डिंग। अब इस चीज़ को हमने क्या समझा, अगर आप इसको और क्लैरिफाई करना चाहो तो आप ये कह सकते हो कि अगर हम अपने फर्म में डेट को लेकर आते हैं जिससे वैल्यू ऑफ फर्म में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर विद द यूज ऑफ डेट, डेट के यूज करने से क्या होगा, हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो रिस्क है वो बढ़ जाएगा, और उस रिस्क के बढ़ने से क्या होगा, हमारी जो के है यानी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो भी बढ़ जाएगी। तो क्या क्या चीज़ें आपने देखी यहाँ पे, आप इस डायग्रामेटिकली वे में देख सकते हो। थोड़ा सा क्या हमने समझा अभी तक, हमने ये देखा कि डेट की वजह से, डेट जितना मर्जी यूज़ कर लो उसकी वजह से हमारी वैल्यू ऑफ फर्म में कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी इफेक्ट उसका नहीं पड़ेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको इसमें साथ में याद रखनी है कि जितना हम डेट यूज़ करेंगे अपनी फर्म के अंदर, उतना ही इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिस्क बढ़ता जाएगा, और इक्विटी शेयर होल्डर का रिस्क जितना बढ़ता जाएगा उसके साथ साथ आपके के ई भी बढ़ती जाएगी, जिसको हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहते हैं। दैट्स इट। अब इसके पीछे एक न्यूमेरिकल, एक छोटा सा मैंने एग्जांपल लेकर आपको बताने की कोशिश की है कि के ई कैसे बढ़ सकता है डेट के इस्तेमाल करने से। तो आप देख सकते हो, अगर आपके पास दो फर्म होती हैं, दो फर्म, एक लिवर्ड फर्म है एक अनलिवर्ड फर्म है। अनलिवर्ड फर्म मतलब जिस फर्म में डेट का इस्तेमाल नहीं किया जाता, और लिवर्ड फर्म का मतलब है कि जिस फर्म में क्या किया जाता है, डेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपकी फर्म अनलिवर्ड है तो उसमें के ई जितना भी है दैट इज 20%, उतना ही के ओ भी होगा। अब आप अपने आप सोचो कि अनलिवर्ड फर्म में हमारे पास सिर्फ इक्विटी हो सकती है, डेट तो है ही नहीं। और हमें भी पता है कि कंपनी की वैल्यू ऑफ फर्म क्या होती है, मतलब वैल्यू ऑफ फर्म क्या होती है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। यानी जितनी हमारे पास इक्विटी की मार्केट वैल्यू है और जितनी हमारे पास डेट की मार्केट वैल्यू है, दोनों को ऐड ऑन कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगी। अगर हम वैल्यू ऑफ फर्म उस फर्म की देखना चाहते हैं जहां अनलिवर्ड है, यानी जहां पे डेट इस्तेमाल नहीं होता, तो ऑब्वियस ही बात है जितना भी के ई होगा उतना ही के ओ होगा, या इसे आप ये भी कह सकते हो जितना भी के ओ होगा उतना ही के ई माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास डेट नहीं होता। अब अगर हमारे फर्म में डेट डाल दिया जाए तो उस फर्म को लिवर्ड फर्म कहा जाएगा। अब डेट का इस्तेमाल किया गया तो उसमें अब क्या करोगे, अब ध्यान से सुनना कि जो के ओ था, जो के ओ था वो तो सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, क्योंकि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो दोनों का सेम ही रहेगा, क्योंकि वो वैल्यू ऑफ फर्म के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो तो सेम ही रहेगा। पर सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो हमने एज्यूम करा कि वो अगर 10% है, और डेट इक्विटी रेशो यानी हमने जो नया पैसा मंगवाना है वो डेट इक्विटी रेशो कितनी है, 20:80, यानी 20% डेट से मंगवाना है, 80% इक्विटी से मंगवाना है। तो हमारी यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी आनी चाहिए, 20% आनी चाहिए। तो इसका मतलब हमारी के ई कितना होगा, ध्यान से सुनो, दोबारा से मैं बता रहा हूँ कि के ओ निकालने का फॉर्मूला आप सभी जानते हो कि जितना हमारे पास इक्विटी है और कितना पैसा इक्विटी से मंगवाया, कॉस्ट ऑफ डेट कितनी है और कितना पैसा डेट से मंगवाया, ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके, मतलब इन ये देख सकते हो आप कि के ई को जितना पैसा मंगवाया उससे मल्टीप्लाई करके प्लस
KD यानी कितनी कॉस्ट ऑफ डेट है उसको मल्टीप्लाई कर देना है कितना हमारे पास पैसा हम उनसे मंगवा रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या निकाल के दे देगा, कॉस्ट ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल के दे देगा। अब कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब हमारे पास निकल आती है तो हम अपना काम कर लेते हैं, राइट। लेकिन इस क्वेश्चन में या इस एग्जाम्पल में आपने देखा है कि KO हमारे पास 20% है, KO हमारे पास 20% है। व्हाट इट मीन्स हमें क्या चीज़ निकालने के लिए कहा जाएगा, KE निकालने के लिए कहा जाएगा। अब इसको सॉल्व करके देखिए तो 20% यहाँ है और 10% ऑफ 20 दैट इज़ 2, तो 2 इधर आके माइनस हो गया, 18% हमारे पास रह गया और यहाँ से जो KE के साथ 80% था वो इधर आके डिवाइड हो गया और 18 डिवाइडेड बाई 80% करने के बाद आपके पास KE कितना आ गया, 22.5%। यानी अगर हम अनलिवर्ड फॉर्म में रहते तो यही जो KE है और KO है वो 20% रहते, यानी KO और KE दोनों 20% होते। पर डेट के इस्तेमाल करने से हमारा जो KE है वो 20% से कितना बढ़कर हो गया, वो 22.5% हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको ये भी चीज़ समझ में आ चुकी है। अब हम इसको थोड़ा और डेफिनेटली क्लियर करेंगे कि अगर हम अपने फॉर्म में, अब ये चीज़ याद रखना, ये जो मैंने आपको दिया है ना एग्जाम्पल, दिस इज़ विदाउट टैक्स। ये तब तक पॉसिबल है जब तक हम टैक्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अपनी फर्म में टैक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी टैक्स स्ट्रक्चर है हमारी कंपनी के अंदर, हमारे फर्म के अंदर, तो वहाँ पे जो फॉर्मूले लगेंगे वो आपके सामने हैं। वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म जो निकलेगी वो निकलेगी जितना आपका एबिट आफ्टर टैक्स आता है, जितना आपका ESH, मैंने पहले बताया हुआ है लास्ट वीडियो में, ESH मीन्स अर्निंग इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर, जिसको हम एबिट आफ्टर टैक्स भी कहते हैं। अगर वो जितना आता है डिवाइडेड बाय KO कर दोगे तो वो अनलिवर्ड फर्म की वैल्यू निकाल के दे देगा। और जब आपके पास अनलिवर्ड फर्म की वैल्यू आ जाएगी उसमें आप एक ही टाइम का जो आपको टैक्स देना है अपने डेट के ऊपर, वो आप क्या कर लो, ऑल टाइम डेट को साथ में मल्टीप्लाई करके बता दो कि कितना आपको टैक्स देना पड़ेगा और कितना आपका डेट रिमेनिंग बचेगा। तो वो आपको ऐड करना है अपनी अनलिवर्ड फर्म के साथ, अनलिवर्ड फर्म की वैल्यू के साथ। आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म निकल के आ जाएगा। दैट्स इट। अब इसको थोड़ा और डीपली जानने के लिए हम प्रैक्टिकल्स की ओर बढ़ते हैं, जिससे आपको और क्लैरिफिकेशन हो जाएगी कि ये क्वेश्चंस क्या हम बात कर रहे हैं, किस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे आपके पास एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 है कि अगर X लिमिटेड और Y लिमिटेड आइडेंटिकल हैं, ठीक है, सब कुछ उनका सेम है पर कैपिटल स्ट्रक्चर उनका डिफरेंट है, तो क्या करोगे। अब ध्यान से सुना, उन्होंने कहा द फॉर्मर यूजेस द डेट, फॉर्मर मतलब Y, अब फॉर्मर मतलब पहला, यानी X लिमिटेड क्या यूज़ कर रही है, डेट यूज़ कर रही है, यानी वो लिवर्ड फॉर्म है, और Y लिमिटेड है वो डेट इस्तेमाल नहीं कर रही, इसलिए वो अनलिवर्ड फॉर्म है। तो लिवर्ड फॉर्म में बताया गया कि 10% डिबेंचर्स इशू किए गए हैं 9 लाख रुपीज़ के, तो ऑफकोर्स X लिमिटेड में 9% डिबेंचर्स का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, जिसमें 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। बोथ द फर्म हैज़ अ एबिट, दोनों फर्म का जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया गया है वो 20% दिया गया है, किसका, टोटल एसेट का। इसका मतलब आपका जो एबिट होगा वो कितना होगा, 3 लाख रुपीज़ होगा। कितना होगा, वो 3 लाख रुपीज़ होगा, ठीक है जी। देयर आफ्टर एज्यूम करना है कि 50% टैक्स रेट है और कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ ऑल इक्विटी फर्म, यानी KE आपको दे दिया गया है 15% दोनों ही फर्म का, क्योंकि दोनों फर्म में इक्विटी तो इस्तेमाल हो ही रही है, तो इसलिए 15% इक्विटी आपके पास यहाँ पे है, उसका रेट है। आपको कहा गया वैल्यू ऑफ फर्म निकालना है और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपने बतानी है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के जरिए। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालते हैं। अभी मैंने फॉर्मूले बताए दोनों के दोनों, तो दोनों ही फॉर्मूले आपने ध्यान रखने हैं। अब दोनों फॉर्मूले जब ध्यान रखोगे तो एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि अनलिवर्ड फर्म में मैं ऊपर भी बता चुका हूं कि जो कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो दोनों सेम रहते हैं। तो क्या मतलब निकल के आया कि 15% आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हो जाएगा, यानी जब आप ये वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म निकालोगे तो इसमें जो KO की वैल्यू है वो अगर आपको गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो अनलिवर्ड फर्म में KO की वैल्यू वही मानी जाती है जो उसके KE की वैल्यू आएगी। तो 15% यहाँ पे आ जाएगा, यानी आप डिवाइडेड बाय 15% कर दोगे। अब ये जो ऊपर वाला पोर्शन है एबिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब इंटरेस्ट और टैक्स के बाद वाला जो एबिट आपने निकालना है वो आपने नीचे इस तरीके से निकालना है टेबल के जरिए।
एबिट आपने दोनों फॉर्म का निकाला। अब ऑब्वियस सी बात है कि डेट सिर्फ एक ही फॉर्म में इस्तेमाल किया जाएंगे जिसका नाम है एक्स लिमिटेड। तो 90,000 आपका इंटरेस्ट बनता था, 9 लाख के ऊपर 10% यानी 90,000 इंटरेस्ट बनता था। आपके पास एक्स लिमिटेड का जो आंसर आया वो 2,10,000 आया। क्योंकि डेट इस्तेमाल वाई लिमिटेड में नहीं हो रहा था तो उसकी जितनी भी वैल्यू आपकी एबिट की बन रही थी वही आपकी इंटरेस्ट के बाद की वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि इंटरेस्ट तो देना ही नहीं पड़ा उसके अंदर, राइट। उसके बाद आते हैं टैक्स। तो टैक्स दोनों में ही 50-50% लगेगा। तो दोनों का 50-50% टैक्स लगाने के बाद आपके पास वही वैल्यू आ जाएगी जो टैक्स की वैल्यू बनी थी, क्योंकि हाफ हाफ हो गया ना आपके पास, ठीक है। एंड देयर आफ्टर आप प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते हो, जो कि इस क्वेश्चन में आपके पास गिवन नहीं है। एंड देयर आफ्टर आपके पास जो आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, अर्निंग इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर्स, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जो हमें चाहिए था एबिट आफ्टर मतलब 1 माइनस टैक्स, उसके बाद वाला जो आंसर हमें चाहिए था, यानी ये जो चीज़ हमें चाहिए थी वो हमारे पास आंसर में आ गई है, दैट इज़ 1,05,000 और 1,50,000। तो अब हम सबसे पहले एक्स लिमिटेड का यहाँ पे देख रहे हैं कि वैल्यू, अब देखो अनलिवर्ड निकालना है ना सबसे पहले, तो अनलिवर्ड कौन सी है मेरे पास, यानी डेट। यहाँ पे अनलिमिटेड फर्म कौन सी है, यहाँ पे मेरे पास वाई लिमिटेड। तो क्या करेंगे हम, ध्यान से देखिएगा। वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म निकालने के लिए फॉर्मूला आपके सामने है, के ई और के ओ दोनों 15-15% हो जाएंगे। और क्या करोगे आप, 1,50,000 आपकी वाई की वैल्यू ऑफ फर्म है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 15%। क्योंकि 15% के ई था और के ओ दोनों सेम होते हैं, तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 15%, आपके पास अनलिवर्ड फर्म की वैल्यू कितनी बन गई, 10 लाख रुपीस, बस, ठीक है। अब यही वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म के बीच में आपने क्या ऐड कर देना है, जितना भी डेट था आपके पास उसमें से वन टाइम टैक्स, जितना भी आप डेट के ऊपर पे कर रहे हो, ऑल टाइम टैक्स जो आप पे कर रहे हो उसको कर दो। यानी 9 लाख का 50% ऑल टाइम टैक्स एक ही बार में आपने कैलकुलेट करा, और 4,50,000 का आपके पास क्या निकल के आ गया, रिमेनिंग आंसर निकल के आ गया। और उसको 10 लाख रुपये से डिवाइड आपने मतलब ऐड किया, तो आपके पास वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म क्या निकल के आ गई, 10 लाख प्लस 4,50,000 यानी 14,50,000 आपके पास वैल्यू ऑफ फर्म यहाँ पे आ चुकी है। आई होप आपको वैल्यू ऑफ फर्म तो निकालना आ गया होगा। इसके बाद आपसे पूछा गया था कि सर के ओ कैसे निकालते हैं, तो बहुत सिंपल है, देखो के ओ और के ई अनलिवर्ड फॉर्म में तो बिल्कुल सेम रहेंगे, 15-15% ये हम ऊपर कर चुके हैं। लेकिन जब हम एक्स लिमिटेड की बात करेंगे तो वहाँ पे के ओ निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है। और बच्चे अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं बता देता हूँ, ऐसा कुछ भी मुश्किल होने की बात नहीं है। आपके पास ऑब्वियसली आपको क्लियर है कि एक्स लिमिटेड के अंदर हमारे पास जितना भी एबिट होगा, अगर हम उसको वैल्यू ऑफ फर्म के साथ डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास के ओ यानी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की वैल्यू निकल आएगी। अगर आप इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर जो मैंने लास्ट में आपको न्यूमेरिकल्स करवाए हैं उसके फॉर्मूले के जरिए भी निकालना चाहोगे तो भी आंसर आपका सेम आएगा। अभी के लिए आप इतना आसान फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो कि अगर आपने के ओ यानी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है तो जितना एबिट आया था उसको वैल्यू ऑफ फर्म के साथ डिवाइड कर दीजिए, आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, के ओ की वैल्यू निकल के आ जाएगी, किस फर्म की, लिवर्ड फर्म की, यानी जिसमें डेट इस्तेमाल होता है। दैट्स इट। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से और क्लियर तरीके से समझ आ गया होगा। नाउ हम शिफ्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लिखा गया है कि अल्फा एंड बीटा लिमिटेड दो आइडेंटिकल फर्म्स हैं और उसमें कैपिटल स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, सिंपल, ठीक है, बाकी सारी सेम है लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अल्फा का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो 50% डेट इस्तेमाल कर रहा है और 50% इक्विटी। और बेटा यानी बीटा का जो मतलब आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें 20% डेट का इस्तेमाल किया जा रहा है और 80% इक्विटी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और बोरविंग रेट दोनों फर्म का क्या है, 8% आपको दिया गया है और इसमें कोई टैक्स रेट नहीं है। बहुत सिंपल सी बात, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा ध्यान से समझिएगा कि अगर आपको कहा जाए इफ़ यू ओन 2% ऑफ योर शेयर्स, अब आप नॉर्मल एक डेली लाइफ में आ जाओ कि अगर आप 2% किसी कंपनी में रख रहे हो अपने शेयर्स का, मतलब 2% हिस्सा आपका अल्फा लिमिटेड में है, तो डिटरमाइन, आप क्या बताओ हमें कि कंपनी के अगर अगर कंपनी की नेट ऑपरेटिंग इनकम 3,60,000 है तो आपका रिटर्न कितना होगा। मतलब अगर कंपनी का एबिट, नेट NOI का मतलब होता है एबिट, यानी नेट ऑपरेटिंग इनकम का मतलब होता है एबिट, अगर आपका एबिट 3,60,000 है
और आप उस एबिट के बीच में जितने शेयर्स उस कंपनी के हैं उसका 2% हिस्सा होल्ड करके रख रहे हो, तो आप कितना रिटर्न मतलब आपको कितना रिटर्न मिल रहा है ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और आपको साथ ही में बता दिया कि जो KO है वो 18% है इस फर्म का। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया। और दोनों ही लिवर्ड फर्म है ये भी क्लियर हो गया आपको, क्योंकि दोनों में डेट इस्तेमाल हो रहा है। कैलकुलेट दी इम्प्लाइड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इक्विटी, ये बाद में निकालेंगे। अभी के लिए आपको क्या निकालना है, सबसे पहले अपना रिटर्न। तो अपना रिटर्न निकालने के लिए आप क्या करोगे, ऑब्वियस ही बात है, आप एक शेयर होल्डर बन जाते हो जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो। तो एक शेयर होल्डर, आपने एक ऊपर मैंने बताया था ना, ESH दैट इज अर्निंग इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर। तो अर्निंग इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर का 2% आपका क्या बन जाएगा, आपका रिटर्न बन जाएगा। तो रिटर्न का 2% यानी उस अमाउंट का 2% कर दोगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, आपका खुद का रिटर्न आ जाएगा। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आप क्या करोगे, ऑब्वियस ही बात है, आप इस टेबल को ड्रॉ करोगे जो मैंने ऊपर आपको समझाया था। सबसे पहले आपको एबिट, एबिट कितना दिया हुआ था, एनओआई कितना था, 3,60,000। उसमें आपने इंटरेस्ट ले लिया। सर ये इंटरेस्ट 8% तो दे दिया, पर ये 8% किसका लिया, 10 लाख रुपए का। और ये 10 लाख कहां से आया, ये 10 लाख कहां से आया, ये आया है वैल्यू ऑफ फर्म निकालने से। तो वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलती है, ये मैंने ऊपर आपको बता चुका हूं कि जितनी भी वैल्यू ऑफ फर्म आप निकालना चाहते हो, नेट ऑपरेटिंग इनकम आपको दे दी, यानी एबिट आपको दे दिया 3,60,000, एंड एज यू नो वेरी वेल आपको KO भी गिवन था, आपको KO भी गिवन था। तो 18% आपका KO आ गया। तो क्या निकल के आया इसका मतलब, इसका मतलब ये निकल के आया कि दोनों को जब हम डिवाइड कर देंगे तो 20 लाख रुपए वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा। और हम बता रहे हैं अल्फा लिमिटेड की बात, जिसमें 50% डेट है और 50% इक्विटी है। तो 20 लाख का 50% 10 लाख रुपए इक्विटी है और 10 लाख रुपए ही आपका क्या है, डेट माना जाएगा। इस वजह से 10 लाख रुपए का 8% किया गया और 80,000 बीच में से लेस कर दिया गया। और बाकी बची वैल्यू आप देख ही रहे हो कि कुछ और आपके पास अवेलेबल था नहीं, तो आपका ESH भी क्या बनकर आ गया, 2,80,000 बनकर आ गया। और इस 2,80,000 का आपने क्या किया, 2% किया, आपको आपका रिटर्न मिल गया। बस इतना सा काम होता है, ठीक है। लेकिन अब उसके बाद आपको पूछा गया था कि KE कितना होगा, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे बनेगी। तो देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अब जो चीज भी निकालनी होती है ना, उसकी अर्निंग ऊपर रखनी होती है और जिसके जरिए निकालनी होती है यानी टोटल जो वैल्यू होती है उसको डिवाइड में रखना होता है। क्या मतलब था सर, मतलब ये कि हमने अब परसेंटेज बतानी है। तो जितनी अर्निंग हमारे शेयर होल्डर्स को हो रही है और कितनी उन शेयर्स की मार्केट वैल्यू आज के टाइम पे चल रही है, उसको साथ में डिवाइड कर दो, आपको क्या पता चल जाएगा, इक्विटी के ऊपर कॉस्ट ऑफ रेट ऑफ रिटर्न पता चल जाएगा। तो वही बात थी, 2,80,000 ESH था और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आपको दे दी गई 10 लाख रुपए, दोनों को डिवाइड कर दिया, 28% आपके पास KE की वैल्यू निकल के आ गई। सिंपल एंड सोबर, ठीक है जी। अब यही चीज आपने किसकी निकालनी थी, बीटा लिमिटेड की निकालनी थी। अब बीटा लिमिटेड में अब ध्यान रखना कि इंटरेस्ट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, इस वजह से बाकी सब चेंज हो जाएगा, बाकी सारा सिस्टम सेम रहेगा। क्यों सर इंटरेस्ट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि 80% यहाँ इक्विटी है और 20% यहाँ पे डेट है, जिस वजह से क्या होगा, देख सकते हो आप, डेट 4 लाख रुपए हो जाएगा। 20 लाख वैल्यू थी ना फर्म की, तो 4 लाख रुपए अब डेट रह जाएगा और 16 लाख रुपए के इक्विटी रह जाएगी। तो इस वजह से क्या होगा, आपने अगर KE निकालना है तो यही फॉर्मूला लगेगा। अब आपको ESH निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट चेंज कर देना पड़ेगा। इंटरेस्ट 32,000 आ जाएगा, क्योंकि अब 10 लाख का नहीं बल्कि 4 लाख रुपए का आपको करना पड़ेगा। और बाकी सब चीज़ें बिल्कुल सेम है और सेम बिल्कुल वही चीज़ें, आपका आंसर 3,28,000 आ जाएगा। और KE निकालने के लिए जितना आंसर आया था उसको मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी यानी 16 लाख रुपए इस केस में है जो, उसको डिवाइड किया और इंटू 100 करने के बाद 20.5% आपके पास आंसर आ गया। अब यहाँ पे एक और चीज़ नोट करिएगा कि जैसे जैसे आपका डेट कम हुआ वैसे वैसे आपकी KE की वैल्यू भी इस केस में कम हो गई। तो यही चीज़ आपने ऊपर NOI अप्रोच में भी क्लियर करी है कि जैसे जैसे डेट का इस्तेमाल होता है वैसे वैसे आपके KE भी बढ़ जाती है, लेकिन जैसे जैसे डेट का काम कम हो जाता है NOI अप्रोच के अंदर वैसे वैसे ही KE की वैल्यू भी कम हो जाती है। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और अगर क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। आपके लिए बहुत इजी वे में मैंने ये समझाने की कोशिश की है एनओआई अप्रोच को, और विद प्रैक्टिकल्स के साथ आपको ये क्लियर कट बता दिया कि क्वेश्चंस भी कैसे सॉल्व किए जाते हैं एनओआई अप्रोच के जरिए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कोई भी नोट्स अगर आपको मतलब चाहिए किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, तो टेलीग्राम चैनल पे आप जाकर ले सकते हैं। चैनल का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा। थैंक यू।